मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आउटसोर्स पर बड़ा फैसला सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नर्सों की भर्ती आउटसोर्स के आधार पर नहीं होगी। बीजेपी विधायक दीपराज के सवाल के जवाब में सीएम ने कहा कि स्टाफ नर्सों की नियुक्ति राज्य चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा लेकर की जाएगी। सीएम ने कहा कि अस्पताल में बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नर्सों की भर्ती नियमित प्रक्रिया के तहत की जाएगी। प्रदेश में फिलहाल करीब 600 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। भविष्य में नर्सों की नियुक्ति आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से करने के बजाय राज्य चयन आयोग की परीक्षा के जरिए की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार समाप्त कर दिए गए हैं। चयन में मेरिट को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को इम्पैनल करने की व्यवस्था पहले से चली आ रही है। तो नर्सों की भर्ती आउटसोर्स के आधार पर नहीं होगी, ये सीएम का कहना है। पूरे हिमाचल के अंदर जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, रातों रात उनकी आउटसोर्स एजेंसी रजिस्टर हुई और रजिस्टर होने के साथ साथ में गवर्नमेंट ने उनको जो है एम्पैनल किया। एम्पैनल होने के बाद सारा काम उनको दिया गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अधिकृत नायलेट है, इसके अलावा एक दो और है, उनको काम बहुत कम दिया गया है। काम किसको दिया गया है? जो कांग्रेस के ठेकेदार, यानी कि ठेकेदार इनके पदाधिकारी हैं और कुछ तो विधायक भी हैं, उनको काम दिया गया है। हाईकोर्ट ने सारी चीज का संज्ञान लिया है कि जो आपने आउटसोर्स एजेंसी जो एम्पैनल की है, उसका क्राइटेरिया क्या आधार है आपका? जिनको रिजेक्ट किया उसका क्या आधार है? कोई भी लॉजिक, कोई भी बात उस पर कन्विंसिंग नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घपला है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी? सीएम सुक्खू ने कहा कि अब नर्सों की भर्ती आउटसोर्स के आधार पर नहीं होगी, क्या कुछ पूरा मामला है? किस तरीके से नर्सों की भर्ती की जाएगी? बिल्कुल, देखिए, अगर आज की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला ही सवाल आउटसोर्स से जुड़ा हुआ था और इसी दौरान ये चर्चा जब विपक्ष के सदस्यों की ओर से छेड़ी गई कि आउटसोर्स में गलत तरीके से भर्ती की जा रही है, अपने चहेतों की भर्ती की जा रही है, तो इस पर मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया कि जो राज्य सरकार है वो नियमों के आधार पर ही भर्ती कर रही है और इसमें अगर विपक्ष के सदस्यों को कोई आपत्ति है या फिर विपक्ष के सदस्य ऐसा चाहते हैं कि उनके कोई लोग इसमें भर्ती हो, तो इसके बारे में भी राज्य सरकार विचार करेगी। महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सों की भर्ती वो आउटसोर्स पर नहीं होगी, क्योंकि राज्य सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता के साथ काम किया जा रहा है और इसके अलावा जो ये दोनों क्षेत्र हैं इसमें अभूतपूर्व काम सरकार कर रही है। तो ऐसे में लोगों को, जो तमाम पेशेंट्स आते हैं, तीमारदार आते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और जो तमाम मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो आउटसोर्स पर काम ना करके कॉन्ट्रेक्चुअल या डायरेक्ट जो है वो फंक्शनल पोस्ट पर आए, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार की ओर से बात कही जा रही है। बीते कल आपको याद होगा कि आउटसोर्स कर्मचारी हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के बाहर जो है प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आए थे और आउटसोर्स से जुड़ा हुआ सवाल भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूछा गया था। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे विपक्ष की ओर से कि चहेते ठेकेदारों को एजेंसी दी गई है और उसके आधार पर ही भर्ती हो रही है और इसी मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी होती हुई नजर आई। लेकिन सत्ता पक्ष ने स्पष्ट किया है कि किसी तरीके से भी कोई गलत भर्ती नहीं हो रही है और नियमों के आधार पर ही काम किया जा रहा है। जी अंकुश, बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल 600 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो उसको किस तरीके से किया जाएगा? क्या पहले वाला मेथड अपनाया जाएगा या अब इसमें कुछ नया होने वाला है? और देखिए, जो तमाम भर्तियां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विभागों में की जा रही हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन से की जा रही हैं और चाहे पुलिस की भर्ती की बात कर लीजिए या फिर स्वास्थ्य विभाग की या शिक्षा विभाग की, ये सब कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हो रहा है। लेकिन कभी कभी अस्पतालों में या शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अन्य भी विभागों की बात करें, वहां पर यह देखा जाता है कि अगर त्वरित किसी कर्मचारी की आवश्यकता होती है, कोई ऐसी जगह हो जहां पर आपको काम करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो वहां पर अमूमन आउटसोर्स पर भर्तियां कर ली जाती है और उसके लिए जो तमाम एजेंसीज हैं उनको हायर किया गया है
है ऑलरेडी राज्य सरकार की ओर से, उन्हें जो है इसकी एक डिमांड भेजी जाती है और आउटसोर्स के आधार पर भर्ती कर ली जाती है। ये प्रक्रिया छोटी होती है, त्वरित होती है, इसलिए राज्य सरकार इस पर ज्यादा निर्भर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज होंगी वो आउटसोर्स पर उनकी भर्ती नहीं की जाएगी और जो भर्ती होगी ये पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी, यानी कि कमीशन के आधार पर होगी और एग्जाम होगा। मुख्यमंत्री की ओर से एक और बात महत्वपूर्ण बीते कल ये कही गई थी कि इंटरव्यूज खत्म किए गए हैं, रिटर्न के आधार पर जो है वो भर्ती हो रही है, ताकि अप्रोच का जो मामला चलता है, कोई नेता का फोन आ जाए या मंत्री विधायक का फोन आ जाए, उसे राज्य सरकार जो है वो इग्नोर करना चाहती है। तो इसीलिए जो तमाम नर्सेज हैं या फिर और कर्मचारी है उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से टेस्ट लेकर रिटर्न के आधार पर ही भर्ती किया जाएगा। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी बयानबाजी में बदल गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही देश के सम्मान के प्रतीक है, इसलिए इनकी तुलना कर विवाद खड़ा करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायक दल पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया था। इसके बाद भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने विधानसभा सचिवालय के वीडियो का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है। अब धर्माणी ने भाजपा की इस मांग पर पलटवार भी किया है। कांग्रेस के ही अधिवेशन में सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान गाए गए थे और आजादी से भी पहले की बात है, 1930-29 की बात है। तो ये कहना कि राष्ट्रगान के बजाय राष्ट्रगीत गाया जाए, ये इसी से ही संदेश गलत जाता है। और अब स्पष्ट कर दिया है अध्यक्ष महोदय ने कि जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार ही हमने कदम उठाया। जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल लाया गया था और बाद में जो एक्ट बना है, जो उसकी नोटिफिकेशन हुई है, उसमें भी ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि पहले कौन सा गाया जाएगा। ये विधानसभाओं के ऊपर छोड़ा, विधानसभा को कोई ऐसी डायरेक्शन स्टेट असेंबलीज को नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय ने पहले कह दिया, उनको कोई क्लीन चिट कहीं से नहीं मिली है ना। तो ऐसे में खुद ही अपनी पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं। उनको माफी भाजपा को मांगनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की तुलना करके जो है ये विवाद खड़ा करने की कोशिश कर। के पास कोई मुद्दा नहीं है भाजपा के पास। 3 दिन से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के ऊपर विधानसभा को जो है वो स्थगित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। इतिहास गवाह है, राष्ट्रगान भी और राष्ट्रगीत भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की देन देश को है, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी और बंकिम जो है चट्टोपाध्याय, उन्होंने जो है ये देश को ये गान दिया है और ये गीत दिया है। हम इनका सम्मान करते हैं, इनका मान सम्मान करते हैं और विपक्ष को मुद्दों के ऊपर राजनीति करनी चाहिए, प्रदेश के जो मसले हैं उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। और जिस तरीके से इनके पास आज कोई इश्यूज जो है डिस्कस करने के लिए समय नहीं है, इसलिए लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरीके के विषयों को ये बार बार ले आते हैं। कि कल जो वीडियो जारी किया है और 5 दिन के बाद जारी किया है, बहुत ज्यादा आग्रह करने के बाद जारी किया है, क्योंकि वो छुपाना चाह रहे थे सारे मामले को। सही बात यह है कि राष्ट्रीय गान पूरे सम्मान के साथ सभी माननीय सदस्यों ने गाया है। ये वीडियो की क्लिपिंग से जाहिर हो गया है। मैंने वो वीडियो क्लिपिंग कम से कम 10 बार देखी है। कहीं भी राष्ट्रीय गान का अपमान नहीं हुआ है सदन के अंदर, और इसलिए आज हम अध्यक्ष महोदय से अगली व्यवस्था इस पर मांगेंगे। जो सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला है, 68 विधायकों के सामने, 68 का मतलब है 75 लाख प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोला है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस तक पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रदेश की 75 लाख जनता के प्रतिनिधियों के खिलाफ झूठ बोला है। कोई किसी की आवाज, कोई किसी का कोई हाथ पांव या कोई मूवमेंट नहीं,
इस प्रकार से चला। तो ऐसी सूरत में अनावश्यक रूप से जो एक बहुत बड़ा आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया, सदन के अंदर लगाया, सदन के बाहर लगाया, कांग्रेस ने 3 दिन लगातार इस बात को लेकर के सदन के बाहर प्रदर्शन किया, उसका पर्दाफाश। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सरकारी योजनाओं के नाम में सुख शब्द के इस्तेमाल को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच हल्की नोकझोंक देखने को मिली। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की योजनाओं के नाम मुख्यमंत्री के नाम से जोड़े जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने चटीले अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका नाम सुखविंदर सिंह है, सुख नहीं। तो सीएम ने कहा कि जैसे जय हिंद में जय का मतलब जयराम ठाकुर नहीं होता, उसी तरह सरकारी योजनाओं में सुख शब्द का मतलब खुशी है, उनका नाम नहीं है। सुखविंदर सिंह है, सुख नाम नहीं है, सुख हैप्पीनेस है। जिस तरह जय हिंद जयराम नहीं है, इसलिए आप ये जय हिंद है ना, तो जयराम का नाम नहीं जी है, वो जय हिंद है। उसी तरह मेरा नाम सुखविंदर सिंह है सही मानने में, सर्टिफिकेट में, तो सुख नहीं है। हैप्पीनेस को इंगित करता है सुख। हमारे कम्युनिकेशन में लिखते हैं उनका नाम था सुखराम जी, उनके नाम से भी तो हो सकती है, आप ये उनके नाम से नहीं हो सकती, इसलिए आप मेरे नाम से ज्यादा एलर्जी ना। जैसे आप क्या नाम क्या आगे जय, मैं बोलता हूँ जय हिंद, तो आपका नाम थोड़ी ले रहा हूँ, मैं हिंद का नाम ले रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में गगल एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रस्तावित जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर विधानसभा में उठे सवालों के बाद सरकार ने जांच को निर्णायक दिशा देने की बात कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार की नीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि फैसलों और कार्रवाई से तय होगी। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान किसी व्यक्ति की राजनीतिक हैसियत, पद या प्रभाव नहीं देखा जाएगा, बल्कि कार्रवाई तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के आधार पर होगी। दरअसल गगल एयरपोर्ट और गगल रैत क्षेत्र में जमीन खरीद को लेकर आरोप लगे हैं कि कुछ लोगों ने कम कीमत पर जमीन खरीदी और बाद में सरकारी अधिग्रहण के जरिए ज्यादा मुआवजा हासिल करने की कोशिश की। साथ ही धारा 118 समेत अन्य कानूनी प्रावधानों के पालन पर भी सवाल उठाए गए हैं। 4 मामलों में एसआईटी द्वारा विजिलेंस में आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं तथा एसआईटी द्वारा रिपोर्ट में उल्लिखित भूमि खरीद मामलों को धारा 118 के प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित जिला कलेक्टरों को भेजी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, सरकार की नीयत भाषणों से नहीं फैसलों से परखी जाती है। सवाल सदन में उठा, हमने उसे दबाया नहीं, आरोप लगे, हमने फाइल बंद नहीं की, जांच की मांग हुई, हमने समय नहीं काटा। यही हमारी सरकार और केवल आरोपों की राजनीति करने वालों के बीच का फर्क है। वह सवाल उठाकर राजनीति करते हैं, हम सवाल की तह तक जाकर कार्रवाई करते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, ना कोई कितना प्रभावशाली है या देखा जाएगा, ना सकी राजनीतिक पहचान देखी जाएगी, ना उसका पद और पहुंच देखी जाएगी, केवल तथ्य, साक्ष्य और कानून देखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नियम 130 के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को अपने निशाने पर लिया। नेगी ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कहा कि प्रदेश में पहले के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। इसी दौरान उन्होंने पीपीई किट घोटाले का भी जिक्र किया। विपक्ष पर तंज कसते हुए नेगी ने कहा कि किसी भी चर्चा में थोड़ा इधर उधर का नमक मिर्च डालना जरूरी है, तभी विपक्ष को मिर्ची लगेगी। मंत्री के इस बयान पर सदन में ठहाके भी सुनाई दिए। जब रणधीर जी बोल रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को कभी नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट पे जाएंगे, कुछ ना कुछ बीच में नमक मिर्च तो डालना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तभी जाके इनको भी लगे कुछ मिर्ची। बगैर मिर्ची का कैसे काम चलेगा। जब रणधीर जी बोल रहे थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को कभी नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट पे जाएंगे, कुछ ना कुछ बीच में नमक मिर्च तो डालना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तभी जाके इनको भी लगे कुछ मिर्ची। बगैर मिर्ची का कैसे काम चलेगा।
हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान विजिलेंस जांच का मुद्दा एक बार फिर सदन में गरमा गया। श्री नैना देवी से भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर तीखा पलटवार किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा ने अपनी 2017 की चार्जशीट में जिन नेताओं के नाम लिखे थे, राज्य सरकार अब उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी बयान पर रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए विजिलेंस जांच को लेकर सवाल उठाए और सरकार की कार्रवाई को लेकर निशाना साधा। चार्जशीट की जांच कराना चाहते हैं सर, मेरे पास वो चार्जशीट की कॉपी है। फिर दोबारा से उसमें 32 कांग्रेस नेताओं के नाम हैं। जो आज दुनिया छोड़ के मैं उनका नाम नहीं लेता, जो आज सदन में नहीं है मैं उनका नाम नहीं लेता, परंतु इस चार्जशीट में माननीय मुख्यमंत्री जी आपका भी नाम है, उप मुख्यमंत्री जी आप उद्योग मंत्री थे, आपका भी नाम है, सारी ठीक करा के, और आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री विनय कुमार जी का भी नाम है। अगर आप चार्जशीट की जांच कराना चाहते हैं, बाकी छोड़ो, आप अपने तीनों की जांच करा लो, तब मैं मानूंगा कि आप विजिलेंस की जांच। फिर आप कहते हैं हम बदले की भावना से काम नहीं करते, पिक एंड चूज करके 32 नेताओं के खिलाफ आरोप लगते हैं, आप 2 की जांच कराते हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति है जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। बड़े मैंने देख रहा था एक वीडियो चला हुआ, बिजनेस दफ्तर में जा रहे जैसे कि युद्ध जीत कर आए हुए, आजादी की लड़ाई जीत कर आए हुए, भ्रष्टाचार के पैसा खाया हुआ और ऐसे चले हुए 5-6 उनके समर्थक 15-16 डॉब है। अरे कुछ तो शर्म करो, आप ही की चार्जशीट में तो उनके नाम है, तुम तो ईमानदार हो, पर उनको तो देखो जिसकी चार्जशीट जो लिख रहे थे जयराम जी 2017 में, तो उनके नाम क्यों डाले? मैंने बोला था राजेंद्र राणा का नाम डालो, मैंने बोला था सुधीर शर्मा का नाम डालो, मैंने बोला था हर्ष महाजन का नाम डालो, आज उन्हीं के पीछे चले हुए। विधानसभा नूरपुर के तहत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सलियाली आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से मरीजों का उपचार देकर पहचान बना रहा है। 10 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में जलौका पद्धति यानी कि लीच थेरेपी और पंचकर्म जैसी प्राचीन उपचार विधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के अलग अलग जिलों से भी मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। तो उद्देश्य इसका है आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को किताबों तक सीमित रखने के बजाय लोगों तक पहुंचाना। हालांकि लीच थेरेपी हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं होती और जांच के बाद चिकित्सक की तय करता है कि इसका इस्तेमाल करना है या फिर नहीं। नमस्कार, मैं यहाँ पे आई हूँ। ये एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जो है सुलियाली में। तो यहाँ पे हर चीज़ का जो थेरेपी हो रही है अपने बॉडी के सारे पार्ट्स की, आंखों से लेके कान, घुटने, पेट की, सब तरह की। अब यहाँ पे जो सर्वाइकल है, जो डिस्क की, हर तरह की यहाँ पे आप आइए। यहाँ पे मसाज होती है, मसाज करते हैं जो अंकल हैं, उनका नाम है दिलीप जी। वो इतनी बढ़िया कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे आके जो एक्सपीरियंस देखा है वो मैं हैरान हूँ कि आप बड़े बड़े शहरों में हम जा रहे हैं ये चीज़ों के लिए, तो जब अपने नूरपुर शहर में इतने पास ही अवेलेबल है, तो आप सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके एक बार जिस चीज़ की आपको दिक्कत है उनके साथ पहले अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। वो आपको बताएंगे कि आपको कौन सी मसाज कैसी चाहिए, और ये बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। जिला हमीरपुर में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज के करीब 40 मामले सामने आए हैं। जिले के 5 उपमंडलों में बीमारी के मामले मिलने के बाद पशुपालन विभाग ने निगरानी और टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है। नादौन में सबसे ज्यादा 12 मामले सामने आए हैं, जबकि भोरंज और सुजानपुर में 2-2 मामले दर्ज हुए हैं। बड़सर में एक गौवंश की मौत भी हुई है। विभाग को करीब 15,000 टीके मिले हैं और पिछले 3 दिनों में 2,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। पशुपालकों से बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सकों से संपर्क करने की अपील की गई है। पिछले कुछ दिनों से लंपी के केसेस आ रहे हैं और इसके लिए उनके बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला हुआ है और अभी तक हमारे पास टोटल अराउंड 40 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 8-9 केसेस हमारे
ठीक भी हो गए हैं और हम बाकियों की हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और जिनमें केस हम यही पशुपालकों को एडवाइस दे रहे हैं कि जिनमें लंपी हो गई है, जिसमें बीमारी हो गई है, उसका इलाज सपोर्टिव थेरेपी उसमें जरूर करवाएं। और इसमें मॉर्टेलिटी बहुत कम है। इसके ना स्पोरेडिक केसेस हैं, आउटब्रेक नहीं है, पूरे जिले में थोड़े थोड़े केसेस आ रहे हैं। वैक्सीनेशन हमने टोटल कोई 15,000 के करीब पशुओं को वैक्सीनेशन करनी है, जिसमें से हम पिछले 3 दिनों में हम 2,000 के करीब कर चुके हैं और बाकी यूज करते हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता अब धीरे धीरे कम होने के संकेत हैं, लेकिन बीते दिनों की बारिश ने प्रदेश में भारी नुकसान पहुंचा दिया। राज्य में अब तक भी 95 सड़कें बंद हैं, जबकि 5 स्थानों पर बिजली और 20 जगहों पर जलापूर्ति बाधित है। हालांकि अब मौसम में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। वहीं 30 जून से अब तक प्रदेश में बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से 1,167 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इस दौरान कुल 237 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 90 मौतें प्राकृतिक आपदाओं से हुई है। 140 के लगभग सड़कें जो हैं वो हादसे में इनकी मौत हुई है, सड़क हादसे में। प्रशासन का फोकस अब बंद सड़कों और जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल करने पर है।